हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, उसमें आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं। ये जो कंप्लीट सीरीज बनाई जा रही है वो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प करेगी। स्पेशली जो CDP का पोर्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो पोर्शन है, उसमें सभी में आपकी हेल्प करेगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखें। और आज का जो टॉपिक है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम एवं वातावरण। साथियों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो एडोलसेंस या किशोरावस्था की उम्र होती है सामान्यतः कितनी होती है। तो उसका बहुत सारे बच्चों ने आंसर कमेंट करके दिया है, जिसका जो सही आंसर था वो है 13 to 19 ईयर्स NCTE के अनुसार, और जनरली 12 to 18 ईयर्स की एज भी मानी जाती है। तो किशोरावस्था, जिसको हम तनाव एवं तूफान की अवस्था भी कहते हैं। चलिए बिना देर की हुई स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम एवं वातावरण। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखें, और लास्ट में हम अपने जैसा ही टॉपिक कंप्लीट होता है तो एक टेस्ट लेके आएंगे और उसको आप बहुत अच्छे तरीके से देने की कोशिश करेंगे, ताकि हम ये जान सकें कि हमने कितना अच्छा सीखा है और भी कितना हमको और सीखने की ज़रूरत है। तो साथियों, जैसा कि जानते हैं कि जो हेरिडिटी होता है वो अपने माता पिता, दादा दादी, इन सभी से उसके जो प्रॉपर गुण होते हैं वो मिलते हैं हमको। मोस्टली जो 50% रेशियो होता है, जो गुण होते हैं, क्वालिटीज़ होती है, वो मदर और फादर से ही डिसाइड होती हैं। और इन्वायरमेंट की यदि हम बात करें तो इन्वायरमेंट जो है हमारे आसपास का इन्वायरमेंट, वातावरण है। और सबसे प्रमुख जो इन्वायरमेंट हमको प्रभावित करता है वो हमारे घर का होता है। चलिए एक एक करके टॉपिक पे थोड़ा चर्चा करते हैं। यदि हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो स्टार्टिंग में जो एंशियंट टाइम में जो विद्वान थे, जो पढ़े लिखे थे, उनका ये मत था, ये मानना था कि भाई जो बीज है, जैसा बीज आप बोएंगे उसी के अनुसार आपको वृक्ष और फल मिलेगा, है ना। तो वही बात है कि जैसे माता पिता के अनुसार ही उनकी संतानें हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान की बात यदि हम साथियों करें तो वर्तमान में चीज़ें थोड़ा सा बदली हैं, और वर्तमान के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने, व्यवहारवादियों ने वातावरण को ज़्यादा महत्व दिया। मतलब जो इन्वायरमेंट है हमारे आसपास का, उसको ज़्यादा महत्व दिया है। यदि हम बात करें JB वाटसन साहब की, तो इन्होंने 1920 में ये कहा था कि वातावरण के प्रभाव से जो बच्चा होता है, जो चाइल्ड होता है, उसको हम डॉक्टर, वकील, कलाकार आदि नेता तो बना सकते हैं, ये कुछ भी बना सकता है, लेकिन शिशु का अनुवांशिकी कुछ भी रहा हो। उनका ये कहना था कि हम यदि हेरिडिटी से ही सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं तो ऐसा नहीं है, इन्वायरमेंट का भी बड़ा प्रभाव है। तो ये वर्तमान के जो विचारक हैं उनका ये मत था। डिंकमेयर जी के अनुसार यदि हम बात करें तो ये 1965 में इन्होंने ये बताया था कि जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं या गुण हैं वो जन्मजात होते हैं, वो जन्मजात विशेषताएं हैं और बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती हैं। पीटरसन जी की यदि बात करें हम तो 1948 में इन्होंने ये बताया था कि व्यक्ति को उसके माता पिता द्वारा तथा उसके पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही उसका हेरिडिटी या वंशानुक्रम कहलाता है। तो इस तरह अलग अलग साइंटिस्टों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी बात रखी है। और विज्ञान के क्षेत्र में इन अध्ययनों का जो है साथियों, सबसे पहले जो आरंभ किया था वो डार्विन ने किया था, तथा जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में गाल्टन साहब ने इनका अध्ययन किया था। यदि हम इन्वायरमेंट की बात करें, वातावरण या पर्यावरण की बात करें, तो परि का आप मतलब जानते हैं कि चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला या घेरने वाला। इस प्रकार ये हो जाता है कि जो वातावरण है या पर्यावरण है, वो जो व्यक्ति को चेतन या अचेतन रूप में चारों ओर से घेरे हुए है, वही वातावरण है। अच्छा, वातावरण जो होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, वो कोई बाहरी शक्ति है जो हमको प्रभावित करती है। हमारे चारों ओर जितना भी इन्वायरमेंट फैला हुआ है वो कहीं ना कहीं से हमको जो है तो प्रभावित करती है। अब यदि हमें बात करें कि इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन अ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, तो बालकों के जो विकास में अनुवांशिकता और वातावरण का जो महत्व है उसकी यदि हम बात करें तो व्यक्ति के जो व्यवहार में निर्धारण है वो अनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों का तुलनात्मक महत्व को दिखाने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित 2 तरह के स्टडीज किए थे। अब उसमें कौन कौन से स्टडीज थे? पहला तो उन्होंने ये किया कि जो ट्विन चिल्ड्रन होते हैं, जुड़वा बच्चे, उनके बारे में किया, और जो फोस्टर चिल्ड्रन होते हैं उनके बारे में अध्ययन किए। चलिए एक एक के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। जो ट्विन चिल्ड्रन होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, वो भी साथियों 2 तरह के होते हैं। 2 तरह कैसे होते हैं? पहला होता है एकांकी जुड़वा। एकांकी जुड़वा जो होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स जो बच्चे होते हैं, उनमें पूरी तरह से जो है बच्चों की अनुवांशिकता बिल्कुल ही समरूप होती है। क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चों का जन्म माँ के एक ओवम के गर्भित होने के कारण ही होता है ना।
और जो कोशिका विभाजन के दौरान एक ही गर्भित अंडाणु किसी कारण से दो स्वतंत्र भागों में बंट जाते हैं और एक ही समरूप बच्चों को जो है तो ये जन्म देते हैं। यदि हम बात करें भ्रातृ जुड़वा फ्रेटर्नल ट्विंस जो होते हैं तो इन बच्चों में समरूपता नहीं पाई जाती, आनुवंशिकता समान या समरूप नहीं होती है। इनमें क्यों? क्योंकि जो ये बच्चे होते हैं तो माँ के दो जो ओवम होते हैं, अंडाणु होते हैं, एक ही साथ पिता के दो अलग अलग शुक्राणु द्वारा गर्भित हो जाते हैं। तो स्वभावतः ऐसे जुड़ो बच्चों की आनुवंशिकता समान या समरूप नहीं होती है। तो इस तरह से जो थे समरूपता भी जो एक हो गए आइडेंटिकल और दूसरा हो गया फ्रेटर्नल। आइडेंटिकल में दोनों के जो ट्विन्स बच्चे हैं उनकी समरूपता आनुवंशिकता बिल्कुल सेम होगी और जो फ्रेटर्नल है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाएगा। अब दूसरे प्रकार के जो बच्चे हैं स्टडीज फॉर फोस्टर चिल्ड्रंस, इनके बारे में जब बच्चों के बारे में अध्ययन किया गया तो उन्होंने ये पाया कि वातावरण तथा आनुवंशिकता का तुलनात्मक महत्व अध्ययन किया। जैसे अब निष्कर्ष क्या निकला, जब उन्होंने स्टडी की तो निष्कर्ष ये निकला कि जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, वो वातावरण तथा आनुवंशिक दोनों का ही महत्व है, ना कि किसी एक का। मतलब आपके हमारी इंटेलिजेंस को इन्वायरमेंट भी प्रभावित करता है और हेरिडिटी भी प्रभावित करती है। अब कुछ जो हेरिडिटी के लिए नियम थे उनको साइंटिस्ट ने दिया था, उनका नाम था जोहान ग्रेगर मेंडल। उन्होंने जो है तो इसके बारे में पूरा स्टडी किया, मैकेनिज्म किया और उन्होंने जो पीज है, मटर हैं, उनको क्रॉसिंग करके, उनके ऊपर क्रॉसिंग करके नियमों को प्रतिपादित किया और 1866 में इन्होंने अपने परिणाम को प्रकाशित किया। लेकिन हुआ क्या, 1866 में इन्होंने प्रकाशित तो किया लेकिन कई कारणों से हुआ क्या कि 19 ईस्वी तक इनके जो नियम बनाए गए थे आनुवंशिकता के उस पर ध्यान ही नहीं गया किसी का। फाइनली हुआ क्या, अब 19 ईस्वी में ही 3 और रिसर्चर आए। वो कहाँ उन्होंने नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी में रिसर्च किया। स्वतंत्र रूप से जब वो रिसर्च किए तो इस रिजल्ट पे पहुंचे कि जो ग्रेगर मेंडल साहब ने जो रिसर्च किया था 1866 में, लगभग 34 साल पहले जिस रिजल्ट में पहुंच चुके थे, उन्हीं रिजल्ट पे 34 साल बाद ये तीनों साइंटिस्ट भी पहुंचे। फाइनली क्या हुआ कि जो ग्रेगर मेंडल साहब थे उनके नियमों को मान्यता 19 ईस्वी में दी गई। अब जो उन्होंने नियम बनाए, उन्होंने कौन कौन से नियम बनाए उसके बारे में बात करें तो प्रमुख रूप से 2 नियम बताएं। पहला है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन या पृथक्करण का नियम, जो यह बताता है, पृथक्करण का नियम यह हमें शो करता है कि मान लीजिए फर्स्ट स्टेज में, पहली पीढ़ी में जो कोई गुण नहीं निकल पाया, जो दबा रहता है, तो समाप्त नहीं होता है वो, बल्कि दूसरी पीढ़ियों में अन्य सदस्यों में वो आगे चल करके दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कोई गुण अभी हमको इस पीढ़ी में दिखाई नहीं दिया तो वो जरूरी नहीं कि वो लिप्स हो गए, वो दबा रहेगा कुछ समय तक और आने वाली पीढ़ियों में आपको वो दिखाई देगा। अच्छा, स्पेशल रूप से जो जेनेटिक डिजीज होती है, जो आनुवंशिक रोग होते हैं, उनमें जरूर आपको ये दिखाई देगा। जैसे वर्णहंता हो गई और इस तरह से जो भी जेनेटिक डिजीज हैं वो एक पीढ़ी में भले ना दिखाई दे लेकिन अगली पीढ़ी में जाके आपको जरूर दिखाई देंगे। अब जो दूसरा नियम उन्होंने दिया, स्वतंत्र छटाई का नियम, यह प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इस सिद्धांत के अनुसार ये बताता है कि जो आनुवंशिक गुण होते हैं, जो जेनेटिक ट्रीट होते हैं दूसरे आनुवंशिक गुणों से, मतलब जैसे एक गुण हो गया और जो दूसरा गुण हो गया, दोनों ही अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे में ओवरलैप हो जाए। तो बालक की आनुवंशिकता की यदि हम बात करें तो इस तरह से जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का है, इस सिद्धांत के अनुसार आनुवंशिक गुण सब अलग अलग होते हैं, एक आनुवंशिक गुण दूसरे आनुवंशिक गुण से अलग होता है और उसमें ओवरलैप नहीं होता है। अब यदि हम चिल्ड्रन की आनुवंशिकता हेरिडिटी की बात करें साथियों, तो ये सिर्फ उसके माता पिता की देन नहीं होती, इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे। वो बल्कि क्या होता है कि आधा भाग तो माता पिता से मिल गया, फिर आधा भाग दादी दादा से, फिर किससे, नानी नाना से, है ना, 1/4 भाग परदादा परदादी से। इस तरह से जो उस बच्चे की आनुवंशिकता डिसाइड होती है वो इन सभी को मिलाकर के डिसाइड होती है। अब बात आती है कि क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो आपको ये मैं बता दूं कि वो हमेशा जोड़े में रहते हैं और क्रोमोसोम्स हमेशा कितने सेट होते हैं। एक जो नवजात शिशु होता है उसमें 23 क्रोमोसोम्स माता से तथा 23 क्रोमोसोम्स पिता से मिलते हैं। इस तरह जो टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं और यदि हम जोड़े की बात करें, यदि हम पेयर की बात करें तो 23 कहलाए। अब इन 23 पेयर्स में जो 22 पेयर्स होते हैं वो सेम होते हैं। 22 पेयर्स यानी कि 44 क्रोमोसोम्स बालक या बालिका में आकार प्रकार में सब में सेम होते हैं और इनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं साथियों। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। एक इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिए आप
कि 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, जिसमें 22 पेयर यानी कि 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स कहलाते हैं, जो आकार प्रकार या विस्तार में सब में एक ही तरह होते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है, जो 23rd पेयर होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जो बालिका में समान अर्थात XX होता है, तथा बालक में जो चाइल्ड होता है उसमें XY होता है। अब ये आप बिल्कुल ध्यान से रखेंगे कि बालिका में कौन कौन से होते हैं, उनका समान क्रोमोसोम्स होता है XX, और बालक में XY होता है। जो Y क्रोमोसोम्स होता है, जो बालक में होता है, वो X की अपेक्षा छोटा होता है, तथा इसमें X क्रोमोसोम्स की अपेक्षा कम जीन होते हैं। इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। जो Y क्रोमोसोम्स कहाँ पर होता है, वो छोटा होता है, और X क्रोमोसोम्स की अपेक्षा वो छोटा होता है, तथा उसमें जीन भी कम होते हैं। मानव में जो शिशु के यौन या सेक्स का निर्धारण होता है, वो माता पिता द्वारा ही होता है, ना कि माता द्वारा। ये भी आप बिल्कुल ध्यान से में बात रखेंगे कि माता पिता दोनों का ही मिलना ज़रूरी है। उन्हीं के द्वारा उनका जो बच्चे का जो शिशु है, यौन है, वो निर्धारित होगा। सिर्फ माता द्वारा या सिर्फ पिता द्वारा वो निर्धारित नहीं होता। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के यदि हम थोड़ा सा डिफरेंस देखें, तो जो आनुवंशिकता है, हेरिडिटी है, वो स्टैटिक होती है, स्थिर होती है, वो परिवर्तनशील नहीं होती है। लेकिन जो वातावरण होता है साथियों, जो इन्वायरमेंट होता है, ये डायनेमिक होता है, चेंजेबल होता है, परिवर्तनशील होता है। अब जैसा हमने अभी आपको बताया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं। अब 46 पेयर्स में से क्या होता है कि जो ऑटोसोम्स होते हैं 22 पेयर होते हैं, मतलब 44 क्रोमोसोम्स एकदम आकार में, प्रकार में, देखने में, सुनने में सब में एक ही तरह होते हैं। लेकिन जो 23rd पेयर होता है, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, उसी के द्वारा जो है तो बच्चे का यौन या सेक्स निर्धारित होता है कि बच्चा चाइल्ड होगा या बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। अब जो फीमेल चाइल्ड होती है उसमें XX क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो मेल चाइल्ड होता है उसमें XY क्रोमोसोम्स होता है। अच्छा, जो वातावरण होता है ना साथियों, हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, वो बच्चे को बहुत ही प्रभावित करता है, और ख़ास तौर से जो घर का वातावरण है वो और भी अच्छे बच्चे को प्रभावित करता है। यदि वातावरण अच्छा होगा तो बच्चे में अच्छे गुणों का विकास होगा। जो इन्वायरमेंट घर का अच्छा नहीं होगा तो बुरी आदतें सीखेगा, जैसा घर में होगा। तो ये चीज़ें दोनों ही डिपेंड होती हैं। अब एक टर्म आता है नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर और नर्चर, ये भी दोनों साथियों इन्वायरमेंट और हेरिडिटी से ही रिलेटेड हैं। नेचर जो होता है, जो प्रकृति होती है इंसान की, वो मोस्टली हेरिडिटी से रिलेटेड होती है, और नेचर को आप बदल नहीं सकते हैं। जो रंग है, रूप है, कलर है, आंखों का रंग है, ये आप बदल नहीं सकते हैं। बल्कि जो नर्चर होता है, इन्वायरमेंट होता है, उसको आप बदल सकते हैं, और ये इन्वायरमेंट से टोटली रिलेटेड होता है। और इसको आप क्या कर सकते हैं कि बदल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो नेचर और नर्चर डेवलपमेंट, ये दोनों चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब यदि जो संपूर्ण डेवलपमेंट होता है, बालक का जो कंप्लीट जो डेवलपमेंट होता है, वो होता है हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। मतलब जो बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होगा शुरू से लेकर लास्ट तक, वो दोनों को ही मिला के होगा। उसमें हेरिडिटी का भी रोल रहेगा और इन्वायरमेंट का भी दोनों का रोल रहेगा। चलिए बात करते हैं आनुवंशिकता तथा वातावरण का बालकों की शिक्षा के लिए क्या महत्व होता है। तो साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि बालकों की जो शिक्षा में है, आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा का जो हमारा मेन उद्देश्य है, वो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, नैतिक तथा चारित्रिक विकास करना। और ये सिर्फ या तो एनवायरनमेंट से या तो आपके हेरिडिटी से अलग अलग से नहीं होती, ये दोनों ही चीज़ें इसमें चाहनी होती है। क्योंकि हमने भी आपको बताया ना कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही मिश्रित रूप होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आपके घर का वातावरण अच्छा नहीं होगा तो बच्चा भले ही कितना हेरिडिटी उसकी बहुत अच्छी हो, तो वो अच्छे पढ़ने लिखने में नहीं होगा। या यूँ कहें कि हेरिडिटी बहुत ही अच्छी है लेकिन आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा है, तब अलग ही प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे के समुचित विकास के लिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब इफेक्ट ऑफ अ हेरिडिटी ऑन चिल्ड्रन। अब जो हेरिडिटी है, जो आपका वंशानुक्रम है, उसका क्या प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, तो आइए एक बार थोड़ा सा उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो बालक की मूल शक्तियां हैं, जो मेन पावर हैं, उसके अंदर में उन पर भी हेरिडिटी का बहुत असर होता है। जो शारीरिक लक्षण है, जैसे रंग है, रूप है, कद है, काठी है, इन सब पे भी क्या होता है, हेरिडिटी का ही प्रभाव पड़ता है। प्रजाति की जो श्रेष्ठता है, उस पर भी आप देखेंगे तो हेरिडिटी का ही प्रभाव पड़ता है। बात करें यदि व्यावसायिक योग्यता की, जो जॉब है, नौकरी है, उस पेशे में भी हेरिडिटी का बहुत बड़ा इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है। क्यों?
क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो हेरिडिटी होती है, सपोज करिए जिसका जो पिता डॉक्टर है तो वो अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाने की कोशिश करता है, जो टीचर है तो टीचर ही बनाने की कोशिश करता है, तो इसका भी बड़ा एक प्रभाव होता है। सामाजिक स्थिति पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि आपका समाज अच्छा है, आप अच्छे तरीके से रहना सहना उठना बैठना है, तो आपके बच्चे पर भी, चाइल्ड पर भी वही असर पड़ेगा। चरित्र जो हमारी क्वालिटी होती है, यदि माता पिता लड़के प्रवृत्ति के हैं या लड़ने झगड़ने वाले हैं तो बच्चे में भी वही गुण डेवलप होते हैं। यदि माता पिता गुस्सैल हैं तो बच्चे में भी वही चीज़ें डेवलप होती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो प्रभाव बच्चे पर डालते हैं। यदि हम उनकी महानता की बात करें तो इसका भी बड़ा प्रभाव होता है। वृद्धि पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वृद्धि क्यों? क्योंकि यदि बच्चा अच्छे तरीके से डेवलप हो पा रहा है, इसका मतलब है कि उसकी जो हेरिडिटी है, उसके माता पिता उसके दादा दादी वो भी अच्छे तरीके से डेवलप हो पाए रहे होंगे। तो जीवन में साथियों हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस तरह से हमने अभी आपसे चर्चा की और ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। चलिए बिना लेट किए हम चलते हैं आज के महत्वपूर्ण टेस्ट के ऊपर। और पहला ही क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? अभी हमने आपसे ऊपर बताया था कि 1866 में जो ग्रेगर मेंडल साहब थे उन्होंने अपने लॉ दिए थे, लेकिन उनके लॉ को माना नहीं गया। और 34 सालों बाद 1900 ईस्वी में जब 3 और अन्य देशों में अलग अलग तरीके से साइंटिस्टों ने खोज की, तब फिर जाके उनके नियमों को मान्यता मिली। तो सीधा सा आंसर क्या हो गया? ग्रेगर मेंडल साहब। किसी भी नवजात शिशु में कुल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो हमने आपसे ऊपर चर्चा की थी कि 23 पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर होते हैं। और 23 पेयर में कितने टोटल क्रोमोसोम्स होंगे? 23 पेयर में टोटल जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कितने होंगे? 46। बाकी के जो ऑप्शन है वो गलत हो जाते हैं अपने आप। प्रश्न नंबर 3 की यदि हम चर्चा करें कि मानव में शिशु के यौन का निर्धारण किसके द्वारा होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माता द्वारा, पिता द्वारा, दोनों के द्वारा या दोनों के द्वारा नहीं? तो मैंने आपसे चर्चा की थी कि जो यौन सेक्स का निर्धारण होता है वो माता पिता दोनों के ही द्वारा बच्चों में होता है। इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अर्ली चाइल्डहुड की बात यदि हम करें, हमने पिछले वीडियो में भी आपसे ये चर्चा की थी कि जो अर्ली चाइल्ड होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, उसकी उम्र क्या होती है? 0 से 2 वर्ष, 13 से 19 वर्ष, 2 से 6 वर्ष या 6 से 12 वर्ष। तो उसका जो सही आंसर है साथियों 2 से 6 वर्ष है। लेटर चाइल्डहुड कितने की होती है? वो 7 से 11 वर्ष होती है। और जो एडोलसेंट होती है वो 13 to 19 ईयर्स की होती है। ठीक है ना? तो इस बिंदुओं को आप जरूर ध्यान रखेंगे। किस अवस्था में बच्चों को स्वर्ण काल की आयु कहा जाता है? कौन सी स्टेज है जिसमें हम स्वर्ण काल की आयु कहते हैं? शैशवावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था या बाल्यावस्था? तो साथियों आप जानते हैं कि जो स्वर्ण काल की आयु कहा जाता है वो किशोरावस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की आयु भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे अपने मन की करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलें कि बालक बालिका में कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? तो जो बालिका में क्रोमोसोम्स होते हैं XY, XX, XXX या XYX। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो बालिका होती है, बालिका में XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और बालक में, और जो बालक होता है उसमें XY। तो इन बिंदुओं को आप जरूर ध्यान रखें। बालक की आनुवंशिकता किसके द्वारा निर्धारित होती है? माता के द्वारा, पिता के द्वारा, माता पिता द्वारा या इन सभी के द्वारा? तो साथियों मैंने आपसे ऊपर चर्चा किया था टॉपिक में कि जो बालक की आनुवंशिकता है, जो वंशानुक्रम है, वो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी इन सभी के द्वारा क्या है उसका डिसीजन होता है या निर्णय होता है। प्रश्न नंबर 8 के ऊपर चले कि किसके अनुसार वंशानुगत कारक बच्चे में जन्मजात होते हैं? ये बिंदु कई बार पूछा गया, इसका कौन सा सही आंसर है? तो आपको बताना है आइजनेक, डिंकमेयर, मुनरो या हरलाक। तो साथियों डिंकमेयर साहब ने, इन्होंने 1965 में कहा था कि जो बच्चा है, बच्चे का जो आपका इन्वायरमेंट है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? जो बच्चा है उसके हेरिडिटी जो किसके द्वारा होते हैं वो जन्मजात कारक होते हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे प्राणी का रंग, रूप, लंबाई, स्मृति, बुद्धि आदि किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो इसका साथियों जो आंसर है वो है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। दोनों नहीं है, वातावरण सिर्फ बाहरी प्रभाव डालता है। चलिए इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं कि गर्भकालीन अवस्था कितने समय की होती है? 9 महीना की, 3 महीना की, 6 महीना की या 7 महीना की? तो इसका जो सही आंसर साथियों 9 मंथ से 9 महीने की गर्भकालीन अवस्था होती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। लगभग 240 दिनों 270 से 280 दिनों का ये टाइम होता है ना। और वीक्स में यदि हम बात करें तो लगभग 40 वीक्स ये चलता है। तो इस तरह साथियों जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक था हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये कंप्लीट होता है। और मनुष्य के
विकास में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए इन बिंदुओं को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। वीडियो समझ में यदि कोई पॉइंट नहीं आया तो उसको आप जरूर दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य के विकास किसका परिणाम होता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है कि जो मनुष्य का ओवरऑल डेवलपमेंट है वो किसका परिणाम है। उम्मीद करते हैं आपको इसका आंसर बन जाएगा, समझ में आया होगा। हमारी मेहनत पसंद आई हो साथियों तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक में फन लर्निंग नाम से पेज है, इंस्टाग्राम में अनूप कुमार 1112 और फन लर्निंग 1112 के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर आप शेयर करें तथा आगे भी उसको आगे बढ़ाते रहें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम और भी अन्य नए नए टॉपिक्स लेके आते रहें। चलिए फिर मिलते हैं आगे अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।